मार्केट में मेंबर्स आज बहुत तगड़ा फॉल है। मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन देखो मार्केट में वीकनेस है, पहले ही से मैंने बताया था कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। एंड मुझे स्टिल क्वेरीज आ रही है कि सर क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करें, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। आप जाके यहाँ पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे अल्गो रिलेटेड भी कुछ सेटअप्स मैंने रखे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक सेटअप है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट में। ओके, ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। देखो मैं आज एक ऑलरेडी वीडियो रख चुका हूं जहां पे आपने ये वीडियो देखा होगा, प्रॉपर मैंने डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अदानी गैस आज क्यों भागा, क्या सस्टेन करेगा, क्या न्यूज़ है, क्या ये वैलिड न्यूज़ है, क्या मुझे स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ न्यूज़ बताते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या रहती है। ओके, सो अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आज जो भागा था जिंदाल 100 एंड बाकी के भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए, क्रूड ऑयल भी डिस्कस किया। आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। शक्ति पंप सब डिस्कस किया। मैं निफ्टी डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। कहाँ पे गया गिफ्ट निफ्टी, जस्ट सेकेंड। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे है। देखो सी, चार्ट्स को यहाँ पे फोकस करना। ये दिख रहा है, मैंने देखो पैटर्न एक बताई थी। मैं मंथली चार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पैटर्न दिख रही है यहाँ पे। ओके, सी देखो ये ब्रेकडाउन की पैटर्न है। ओके, अब ब्रेकडाउन की पैटर्न में हमेशा एक रीटेस्ट होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। सो अगर मैं डेली चार्ट इस पे लाता हूं तो अगर आप ध्यान से देखना, ये ब्रेकडाउन पैटर्न मैंने आपको कल ही बता दी थी। तो आप यहां पे देखोगे इसने ब्रेक किया आज, कल पुल बैक किया, आज रीटेस्ट किया एंड फॉल। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट किया और आज ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो आप ये समझ के चलना कि जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे, अब फिक्स हो चुका है। देखो हमेशा सपोर्ट है ना, अगर एक सपोर्ट टूटा है दूसरे सपोर्ट पे आता है, दूसरा टूटा है तीसरा पे आता है। तो जब तक वो सपोर्ट कवर ना कर ले ना, तब तक मार्केट वीक है। ठीक है, पहला सपोर्ट कौन सा था यहाँ पे 25,000 का। अब सपोर्ट नीचे खिसक के आ चुका है 24,500 का। तो जब तक 24,500 के ऊपर ना आ जाए निफ्टी, तब तक मार्केट वीक है। ओके, और ये वीक ट्रेंड में है। तो बहुत से लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते रहते हैं, तो अभी क्या है, आप ये समझ के चलो अभी वीक है। मैं मेरे म्यूचुअल फंड में मैं तो खुद नहीं डालता अभी के लिए। मैं वेट एंड वॉच करता जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता। ठीक है, हाँ ऐसे भी मेरी चालू है, मुझे पता है ऐसे भी मेरी चालू है। ठीक है, बट लमसम में अभी सोचता मेरा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड में। सो मार्केट में क्या है, अभी वीकनेस है। अब आप ये समझ के चलो कि मार्केट में वीकनेस है, तो मार्केट एक सपोर्ट वापस लेने आएगा। जो 2 दिन पहले का लो मारा था वो शायद रीटेस्ट करने आ सकता है। तो है वो 23,750 के आसपास का। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि जैसे आज का लो टूटता है 23,900 का, ओके, तो यहाँ पे 23,880 का, यानी कि आज जो भी लो बनाए वो की बात है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे है 23,880 का गिफ्ट निफ्टी में। तो वो जैसे ही लो टूटता है यहाँ पे मार्केट वापस 23,750 से 23,800 के आसपास आएगा। ठीक है, सो मार्केट में ट्रेंड ब्रेकडाउन का हो चुका है। मैं अगर 2 आवर्स का चार्ट देखूं, सी 2 आवर्स का चार्ट में देखो 40 आरएसए के नीचे जा चुका है। अब जब तक 40 आरएसए के ऊपर नहीं आएगा तब तक तो पुल बैक भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसने फ्रेश ब्रेकडाउन किया है, और जैसे ही 40 आरएसए का ब्रेकडाउन होगा, सॉरी, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, वापस ये सीधा 25 आरएसए के आसपास जा सकता है 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी। सो अभी के लिए ये प्योरली ब्रेकडाउन मोड पे है, जब तक ये 25,500 नहीं आ जाता। ओके, एफआई देखोगे, एफआई इंडिया में आ ही नहीं रहे, भाग जा रहे हैं। मतलब इंडिया पसंद ही नहीं है एफआई को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एफआई एक जरा सा भी सपोर्ट नहीं करे, जरा सा भी नहीं। आप डीआई देखो यहाँ पे भर भर के खरीद रहे हैं। ठीक है, और वो खरीद कहाँ पे रहे, स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। आज हम लोगों ने देखा काफी भागे स्टॉक्स, सर्किट मारते हुए दिखाई दिए। भले टेम्पररी मूव है बट सर्किट मारते हुए दिखाई दिए। सो वो खराब चीज नहीं, अच्छी बात है एटलीस्ट। ओके, सो ये चीज अच्छी है, बट एफआई ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया पसंद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब वार अगली इंडिया पे हो गया ऐसा लग रहा है, मतलब इस तरह से फॉलो कर रहा है एफआई। सो एक नेगेटिव है। यूएस मार्केट में देखो सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो अनुमान था 2.5% का, वही यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन आया यूएस का। यानी कि इन्फ्लेशन में जो अनुमान था वही आया है। इन्फ्लेशन ना बढ़ी है ना घटी है, कोर इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन प्रॉपर मैनेज होती हुई दिखाई दी है। बाकी सेम जितनी भी इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रही है ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, वो सब कुछ कंट्रोल में अभी के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन डाउ जोन्स को देखिए, डाउ जोन्स यहाँ पे देखो सी, आज वीक है। हालांकि यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट से ज्यादा वीकनेस नहीं है। यस, यूएस मार्केट ज्यादा वीक नहीं। देखो यूएस मार्केट 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 200 डेमा के नीचे ट्रेड करे। इंडिया का 200 डेमा कहाँ पे है? 200 यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे इंडिया का, यहाँ पे है निफ्टी का, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया में वीकनेस ज़्यादा है, और ज़्यादा वीकनेस का रीज़न क्रूड ऑयल भी हो सकता है, एफआई की सेलिंग भी हो सकती है, बस वो है। बट इंडिया वापस आएगा, सो माइंड रिलैक्स रखना, इंडिया में हमेशा ऐसी चीज़ होती रहती है, ठीक है, इंडिया वापस आएगा। ओके, हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुनो, दुबई में अभी भी ब्लास्ट हो रहा है, यानी कि एयरपोर्ट पे अभी है, मैंने मेरी वाइफ को मैं यहाँ पे रखने गया था, तो दुबई की फ़्लाइट अभी भी बहुत सारी कैंसिल है, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी बहुत सारे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से मैंने ये तक सुना है कि दुबई की जो प्रॉपर्टी के प्राइस है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, बहुत बहुत तेज़ी से गिर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40% तक यहाँ पे कुछ एरियाज़ में भाव गिर चुके हैं, ठीक है। जो लोग दुबई से सुन रहे हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, बाकी भाव सॉलिड गिरे हैं। सो ये एक पैनिक है, भले आपको लगता है कि भाई वहाँ पे दुबई में ज़्यादा कुछ ना दिखाई दे आपको, बट पैनिक है अभी भी, ठीक है, रियल एस्टेट के प्राइस घट रहे हैं। ये एक चीज़ है जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है दुबई वालों को। तो अच्छी बात है, जो भी वैसे रहता है, जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है उनके लिए तो अच्छी बात है, बाकी लोगों के लिए तो नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ओके, लैपटॉप, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, सर ये डिक्सन के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव? लैपटॉप की प्राइस 35% ऊपर जा सकती है, क्योंकि मेमोरी कार्ड, सीपीयू, उसकी प्राइस बढ़ सकती है बहुत स्ट्रांगली, और उसकी वजह से लैपटॉप प्राइस बढ़ सकती है। अब देखो, आपको ये चीज़ें लगता है कि भाई डिक्सन के फेवर में है, बट मुझे लगता है ये डिक्सन के फेवर में नहीं है। पता है क्यों? डिक्सन हमेशा पॉजिटिव मतलब बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, उनको ऑर्डर्स अच्छे मिलते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, बट जब भी प्राइस बढ़ती है ना, ठीक है, रीसेल वैल्यू की प्राइस बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि नई गाड़ी, मान लो मारुति नई गाड़ी बनाता है, अब एक गाड़ी बन गई, ठीक है, अब उसको बेचने के लिए जो रीसेल वैल्यू होती है, तो आपने देखा होगा कार ट्रेड की डिमांड कैसी बढ़ी, कार ट्रेड हो गए, या कार दूसरी बहुत सारी होती है ना, ऑनलाइन ओएलएक्स टाइप की, सो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप ये समझ के चलो कि जो रीसेल वैल्यू है लैपटॉप्स की, ये पीसी की, वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ये समझ के चलो, भले ही यहाँ पे ये चीज़ें डिक्सन के यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे, बट डिक्सन के लिए अभी के लिए तो नेगेटिव है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं डिक्सन के चार्ट्स अभी देखो, लेटेस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट आप ये समझ के चलो कि डिक्सन अगर मान लो 14,000 का लेवल तोड़ा होगा तो सीधा आएगा 10,000 पे, और 10,000 का लेवल तोड़ा होगा तो यहाँ पे कहाँ पे अगला सपोर्ट है इसका, 8,000 से लेके 6,000 के आसपास एक सपोर्ट है डिक्सन का, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि अगर इसको रिकवर करना है, डिक्सन को नया हाई मारना है, तो कंपलसरी 14,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बाकी क्या करेगा, 14,000 के जब तक नीचे है डिक्सन तब तक वीक है, टेम्पररी बेसिस पे वीक है, ठीक है। और आरएसआई इसका मंथली चार्ट पे 60 के आसपास बैठ रहा है, 60 टू 50 के आसपास बैठ रहा है। सो रिकवर होने में मे भी टाइम ले सकता है बंदा, अगर फॉलो हुआ है तो की बात है। ओके, सो अब ये समझ के चलो थोड़ा वीक है, मार्केट कंडीशन इज वीक, डिक्सन के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, और अभी के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अभी डिक्सन में जो भी पुल बैक्स है वो टेम्पररी हो सकते हैं। सीजीएल की बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो इसको बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला, 5 बिलियन का ऑर्डर मिला, एंड आई थिंक रिसेंटली लिस्टेड था, कुछ टाइम पहले ही बंदा लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही सस्ता कंपनी है, ठीक है, बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है सिविल कंस्ट्रक्शंस। जनरली सेक्टर में हमेशा आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि ये जो सेक्टर है बहुत बेकार सेक्टर है, इसमें इक्के दुक्के स्टॉक ही चलते हैं, बाकी चलते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और चलते तो सालों निकाल देते हैं, 5 साल 10 साल निकाल देते हैं, उतने स्लो हो जाते हैं, ठीक है। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी कंपनीज के अंदर। सीजीएल भले ही इसको ऑर्डर अच्छे मिले, और ऐसी कंपनीज को ऑर्डर मिलते रहते हैं, बट ये टेम्पररी अगर मोमेंटम करेगा तो टेम्पररी करेगा, ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए विप्रो की बात करते हैं। देखो विप्रो को मल्टी ईयर आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है ट्रस्टेज के साथ। अब ये कंपनी कौन सी है, कितना बड़ा ऑर्डर किया है वो तो नहीं पता, बट ये ऑर्डर मल्टी ईयर का है तो अच्छी बात होगी। बट आप सिर्फ इतना समझ के चलना कि आईटी कंपनीज में अभी भी वीकनेस है, ठीक है। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है। सो अगर पुलबैक्स आते हैं तो रैंडम पुलबैक्स होंगे, टेम्पररी पुलबैक्स होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अब ये समझ के चलो कि 200 के आसपास बहुत अच्छा बेस है, 200 को नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। अगर नहीं टूटा है तो अच्छी बात होगी, अगर ये टूट जाता है तो सीधा आएगा 160 के आसपास, जो इसका अगला सपोर्ट बनता है, एंड देन 100 के आसपास एक अगला सपोर्ट बनता है,
ओके, सो अभी क्या आप ये समझ के चलो कि जब तक थोड़ी बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं आते आईटी कंपनीज के अंदर, तब तक आईटी तो वीक ही रहेगा। ओके, सो आईटी में थोड़ा सा माहौल शांत होने दो, ठीक है, क्या पता भाई और नीचे मिल जाए आईटी। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करता हुआ दिखाई दे बैटरी पैक के लिए तमिलनाडु के अंदर। अब देखो, अशोक लेलैंड बंदा बहुत स्लो एंड स्टेडीली अच्छा ग्रो कर रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। और आप देखोगे एक टाइम पे अशोक लेलैंड कोई लेने के लिए रेडी नहीं था, 80 से लेके हर बार फॉल कर जाता था। अब देखोगे यहाँ पे मल्टी ईयर हाई बनाने की बार बार कोशिश की है अशोक लेलैंड ने, ठीक है। तो ये बंदा है ना, देखो, ये बंदे ने 2017-18 में जो हाई मारा था वो 2022 में वही लेवल के आसपास ट्रेड करा था, 2022 के आसपास। ओके, तो कितने साल हो चुके सोचो। तो अशोक लेलैंड क्या है कि भाई अभी बहुत ही अच्छा भाग रहा है, ठीक है, बट क्या है कि भाई इसका फेस ज्यादातर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक टाइम आता है कि भाई रैली कर लेता है, फिर खत्म हो जाता है इसका फुल, फिर वापस रैली करता है, फिर वापस खत्म हो जाता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आप ऐसा ना करो कि टॉप पे आप फंस जाए अशोक लेलैंड में, ठीक है। क्योंकि कंपनी फंडामेंटल अच्छी होती है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड होता है, उसके बाद वापस क्रैश हो जाता है, ठीक है। सो बहुत केयरफुल है ना ऐसी कंपनीज के अंदर जो ऑलरेडी भाग चुकी है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं वो कोई कंपनी को खराब नहीं बोलता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम पे हो वो ज्यादा बेटर है, बॉटम से पुल बैक करने के लिए रेडी हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे स्पाइक्स आते हैं ना, बड़े वाले बड़े स्पाइक्स, तो मंथली चार्ट पे होते हैं तो ज्यादा मजा आता है कि भाई यहाँ पे बॉटम बन चुका है। बात समझ में आ रही है? वरना आप यहाँ पे मान लो एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करते, तो कितना लो जाता आपको पता भी नहीं चलता। जब तक कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर ले मंथली चार्ट पे, तब तक तो मैं भी हाथ नहीं लगाता। आप कल लगाए नहीं लगाए, मैं तो नहीं हाथ लगाता, ठीक है। चलिए, डॉक्टर रेडिस की बात करते हैं यहाँ पे बिना जी। डॉक्टर रेडिस क्या बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो बोल रहा है डॉक्टर रेडिस। चलिए, डॉक्टर रेडिस भाई चार्ट्स पे बहुत अच्छा है अभी के लिए, एंड आरएसआई भी बहुत ही स्लो है, सो इट्स पॉजिटिव। आप सिर्फ ये समझ के चलो ये पैटर्न बहुत अच्छी चला रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो है। सो जब तक कि ये बंदा 1200 के ऊपर है यहाँ पे, तब तक तो बंदा पॉजिटिव, 1150 1200 से ऊपर है तब तक पॉजिटिव, ठीक है। तब तक ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। बट आप ये याद रखिएगा कि जब बहुत तगड़ा वर्टिकल मोमेंटम आएगा ना मंथली चार्ट पे, बहुत तगड़ा वर्टिकल, जब मंथली चार्ट पे एटीआर ऐसे होगा तब ये गिरेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर रेडिस, अभी के लिए बहुत स्ट्रांग है, इट्स पॉजिटिव साइन। ओके, एस्ट्रल की बात कर लेते हैं। देखो, एस्ट्रल में एक बात समझिएगा, मुझे किसी ने मैंने भी देखा था कुछ लाइफ हाई किया भैया, 52 हाई पे गया था। बट देखो सी, एस्ट्रल में अभी ये चीज पॉजिटिव हो सकती है। एस्ट्रल का चार्ट क्या बता रहे हैं, देखो, ये वन वे मोमेंटम करने के बाद वर्टिकल गया, ठीक है, इसके बाद बहुत सॉलिड पिटा, 1200 पे इसने बेस बनाया, और शायद यहाँ पे कुछ 50 रहा है, मे भी ब्रेक किया होगा। ओके, आप सिर्फ ये समझ के चलो कि एस्ट्रल, आई थिंक एफ एंड एक्टिव स्टॉक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाँ, एफ एंड एक्टिव स्टॉक से, सो वॉलेटिलिटी रहेगी। आपको अगर कोई स्टॉक चूज करना हो ना, मैं तो आपको सिंपल बोल रहा हूँ, हमेशा नॉन एफ एन स्टॉक देखो, वो इजी होते हैं। एफ एन में क्या होता है कि एक्सपायरी की वजह से सडनली मोमेंटम चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा है। आप एफ एन स्टॉक में देखो, ऐसे नहीं होगा नॉन एफ एन स्टॉक में, ठीक है, जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस नहीं होते, वो स्टॉक में ऐसी मोमेंटम नहीं आती, यानी कि फेक मोमेंटम नहीं आती। बात समझ में आ रही है? सो मान लो कि अगर इसने मोमेंटम किया होगा तो एक रेजिस्टेंस लेगा विच इज अराउंड 2000 से लेके 1800 का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लो कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो सपोर्ट लेके चलो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक तो टाटा बाय बाय, वरना क्या होगा कि शायद ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ सकता है। समझ में ही बात है? तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी बंदे में दम बहुत है एस्ट्रल में, फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग है, फाड़ू स्ट्रांग है, अनबिलीवेबल स्ट्रांग है बंदा, ठीक है। और ग्रोथ बहुत ही अच्छा है कंपनी के अंदर, आप यहाँ पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। सो ये बंदा एवरग्रीन है। मैं अगर बोलूँ ना मार्केट में एवरग्रीन कंपनीज, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको जनरल बताता हूँ कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, एस्ट्रल, अपोलो, अपोलो पाइप वाला, पॉलीकैब, ये एवरग्रीन कंपनीज होती है। बात समझ में आ रही है? ये एवरग्रीन्स होती है, हमेशा ऐसी कंपनी आपको एवरग्रीन। बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, वो एवरग्रीन कंपनी में ज्यादा रडार पे रखते हैं। चलिए, इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज, अपर में देखो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ही वर्टिकल मूव आया था, ये फॉल हुआ था,
अगर ये वापस यहाँ पे गया होगा या गया है 1100 या 12,000 के आसपास, 11,000 12,000, तो एक रेजिस्टेंस लिया होगा और फॉल किया होगा या फॉल करेगा, ठीक है। सो बहुत केयरफुल है ना, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस लिया होगा तो ये फॉल कर सकता है और वापस सपोर्ट लेने आ सकता है, विच इज अराउंड 8,000 टू 9,000, ठीक है। सो केयरफुल है ना, ये चीजें हमेशा आपको देखना पड़ेगा जहां से चार्ट्स में फॉल आता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जहां पे फॉल आया था, बहुत सारे सेलर्स वापस एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। सो अपार इंडस्ट्रीज इज स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट यहाँ पे एक सपोर्ट है, बेस है। ये तीसरी बार अगर लेवल तोड़ेगा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तब जाके ये ब्रेकआउट कर सकता है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एबीबी, अब्बा अब्बा, ठीक है, अब्बा डब्बा जब्बा जैसी कंपनीज, एबीबी यानी कि ओके, चलिए। एबीबी वैसे ही सेम, देखो एबीबी कंपनी वैसी है, एस्ट्रल जैसी, सेम एस्ट्रल। सो मोमेंटम भी ऑलमोस्ट सेम है, बेस यहाँ पे है 5,000 के आसपास। अगर ये 6,000 का लेवल तोड़ेगा, 6,300 का लेवल तोड़ेगा, तो इसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा 8,000 से लेकर 9,000 का। सो एबीबी बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, ये वन ऑफ द बेस्ट एवर कंपनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज होती है मार्केट में, अच्छी होती है। और अगर लेवल आप सिर्फ सपोर्ट देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस देखिएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक है तो इट्स पॉजिटिव साइड, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।